हेलो 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 बच्चा लोग, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया मस्त। तो आज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को एक और बेहतरीन रूपरेखा देते हुए अपन पढ़ रहे हैं और आज पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ। अभी तक हमने पढ़ लिया है फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ क्या होता है। आज अपन थोड़े से फोर्सेस का कैटेगराइजेशन करेंगे एंड कूद जाएंगे खूब सारे न्यूमेरिकल के ऊपर। तो पेन कॉपी निकाल के जल्दी से रेडी हो जाइए, धुआं धुआं करने वाले हैं आज लेक्चर नंबर 3 में। आज बेसिकली पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन इक्विलिब्रियम से निकल के आता है, जहां पे टाइप्स ऑफ फोर्सेस का बहुत ज्यादा यूसेस है, जैसे कि ग्रेविटी फोर्स, टेंशन फोर्स, राइट, नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस। तो इससे खूब सारी चीज अभी पढ़ने वाले हैं। और सेकंड लॉ का जो काम है वो F बराबर ma का धुआंधार एप्लीकेशंस करेंगे और खूब सारे क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। एटॉमिक मशीन भी पढ़ने वाले हैं, जिसे पुली ब्लॉक सिस्टम बोलते हैं, और बहुत सारा काम आज नया नया होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करूं इक्विलिब्रियम का। तो मैंने बताया है कि फर्स्ट लॉ का ये एप्लीकेशन है। फर्स्ट लॉ बोलता है अगर एफ एक्सटर्नल बॉडी के ऊपर जीरो है, अगर एफ एक्सटर्नल बॉडी के ऊपर जीरो है, यानी कि एफ एक्स डायरेक्शन का जीरो है, एफ वाई डायरेक्शन का जीरो है, एफ जेड डायरेक्शन का जीरो है, ये सारा अगर जीरो है एक्स वाई और जेड में, तो बॉडी जिस स्टेट में रहेगा उसी स्टेट में रहेगा, वैसे ही रहना चाहेगा। यानी कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही जाता जाएगा। ओके, ये दो चीज हमने पढ़ा है फर्स्ट लॉ में। तो अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है तो बॉडी अपने स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को मेंटेन रखेगा। क्या करेगा जल्दी से बताओ? मेंटेन रखेगा वेलोसिटी। इसका मतलब है अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है, एक्स डायरेक्शन का भी फोर्स जो है वो टोटल जीरो होना चाहिए, वाई डायरेक्शन का भी जो फोर्स है वो टोटल जीरो होना चाहिए, और जेड डायरेक्शन का भी जो फोर्स है टोटल वो जीरो होना चाहिए। ये कहानी हमने अभी तक सीखी। अब बात को आगे बढ़ा के एकदम धुआं धुआं उड़ाते हैं और चीजों को समझते हुए चलते हैं। लेकिन ये सब चीज जो मैं एप्लीकेशन में लगाऊंगा उससे पहले मुझे समझना पड़ेगा क्या कुछ टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं टाइप्स ऑफ फोर्सेस में हमारे पास है टेंशन फोर्स। कौन सा फोर्स है? टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स क्या होता है देखो ध्यान से। टेंशन फोर्स रस्सी में होता है, एक थ्रेड में होता है, ठीक है, एक धागा में होता है। जैसे ये हमारा माइक का स्ट्रिंग है, मान लो ये हमारा माइक है और उसका ये स्ट्रिंग है, मान लो ये ऐसे है तो इसमें कोई टेंशन वेंशन नहीं है। इसको ऐसे कर दिया, अब देखो टेंशन हो गया, देख रहे हो? तनाव, तनाव फोर्स किधर लगता है देखो। हमेशा अगर मैं इधर खींच रहा हूँ इस पॉइंट से दूर लगता है, और इस पॉइंट को अगर नोटिस करो तुम तो इस पॉइंट से तनाव इधर लग रहा है। क्या मैं बोलूँ इस पॉइंट पे तनाव इधर की तरफ है? नहीं सर, ये कैसे बोलोगे? इधर इस पॉइंट पर अगर इधर की तरफ कर दोगे तो वो तो खत्म हो जाएगा सर। इससे हमेशा दूर करना पड़ेगा। और इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो इस पॉइंट पे मैं बोलूं तनाव इधर की तरफ, उसी की तरफ है, नहीं, उससे दूर। यानी कि टेंशन जिस भी पॉइंट पे लगाते हो उससे हमेशा अवे लगता है, दूर लगता है। जिस भी पॉइंट पे लगाते हो उससे हमेशा अवे लगता है, दूर लगता है। दूसरा बात, अगर ये रस्सी है, एक धागा है, कुछ भी है, जहां पे एक टेंशन फोर्स क्रिएट हुआ है। अब दूसरा पॉइंट, क्या मैं इधर खींच रहा हूं वो फोर्स इधर ही लग रहा है या तेरी नाकों में जा रहा है, तेरी आंखों में जा रहा है, या नीचे गिर रहा है? किधर गिर रहा है बता दो। सर जिधर ये स्ट्रिंग है उधर ही फोर्स लगता है, तो वो अलोंग द स्ट्रिंग फोर्स लगता है, कहीं भी नहीं लग जाता इधर उधर उधर, और हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी लगता है। टेंशन कॉन्टैक्ट फोर्स है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है। तीन चीज हमने तुरंत से समझ लिया है कि टेंशन फोर्स हमेशा किसी स्ट्रिंग में लगने वाला है। ये रहा स्ट्रिंग, यहाँ पे टेंशन फोर्स लगेगा। ओके सर, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पे अगर मैं दो तरीके से चीजों को लूं, सपोज करो ये पॉइंट है ऐसा, इसको मैं फिक्स कर लिया सपोज करो, और सपोज करो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लगा दिया। ध्यान से देखते हुए चलेंगे दोस्त। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लगा दिया सपोज करो यहाँ पे। ओके, ऐसे एक हॉरिजेंटल में ऑब्जेक्ट रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है सर, रस्सी से बांध दिया। और यहाँ से मैं किसी से पकड़ के खींचने लगा, मान लो इधर खींचने लगा, क्या होगा? इस रस्सी में टेंशन आ जाएगा। बोलो हाँ है ना? हाँ सर, एकदम सही बात है। अगर आप ऐसे खींचने लगोगे ऐसे रख के तो इसमें क्या होगा, एक टेंशन फोर्स क्रिएट हो जाएगा इस रस्सी में। अब देखो हमारे पास क्या क्या है। ए पॉइंट है जो एक फिक्स पॉइंट है यहाँ पे, बी पॉइंट है जो इससे अटैच्ड पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ये ए और बी दो पॉइंट को मैंने आइडेंटिफाई कर दिया, और ये बॉडी को मैंने हॉरिजेंटल में रख दिया है। सपोज करो मैंने इस ए और बी बॉडी को हॉरिजेंटल में रख दिया। ओके सर, नो प्रॉब्लम।
तो वर्टिकल में भी रख सकते हैं क्या, वाई नॉट, कहीं पे भी रखो, तेरा मन मर्जी, वर्टिकल में रखो, किसने रोका है तुम्हें, नचा दो इसको 180 डिग्री, वर्टिकल में हो जाएगा। चलो रख ही देते हैं, तुम लोग क्यों इतना लोड लोगे। ये रहा, एक स्ट्रिंग ले लिया, इसी तरीके से एक अभी बॉडी लिया था, वैसा ही एक बॉडी ले लिया। चलिए सर बहुत ही बढ़िया बात है, ये एक मास वाला बॉडी है, और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, जल्दी से बताओ, एक आपने वो एक फिक्स्ड पॉइंट कर दिया। ठीक है, अब बात को आगे बढ़ाते हैं। अब देखना, ये स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग है, मेरा फोकस इस पे है। मैं बात कर रहा हूँ टेंशन फोर्स का। टेंशन फोर्स पहला पॉइंट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है, जो कि मैंने बताया था। ये कैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन, यस सर, क्योंकि ये एक कॉन्टैक्ट फोर्स, और जितने भी इस दुनिया में कॉन्टैक्ट फोर्स हैं वो सारे कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं, जल्दी से, जितने भी कॉन्टैक्ट फोर्स हैं वो सारे क्या होते हैं, जल्दी से बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। कॉन्टैक्ट फोर्स जो होता है वो कैसा होता है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। इनके मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस के चलते ये फोर्स क्रिएट हुआ है इसके अंदर, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, जो अपन ने लास्ट क्लास में बड़ा डिटेल में डिस्कस किया। नाउ द पॉइंट इज, ये जो टेंशन लगता है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो बॉडी क्या है। अगर तुम इस बॉडी को देख रहे हो, ए को, तो इस पॉइंट से टेंशन दूर लगेगा, ऐसे लगेगा, और अगर बी को देख रहे हो तो इससे दूर लगेगा, तभी तो टेंशन क्रिएट होगा, जो कि मैं अभी एग्जांपल के थ्रू बता रहा था। अगर मैं इस पॉइंट को देखूं यहाँ पे, तो टेंशन इसके लिए इधर लगेगा, लेकिन जब मैं इस पॉइंट को देखूं तो इससे दूर लगेगा, और हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग लगेगा। तो ये दोनों पॉइंट को मेंशन करते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग, इधर लगेगा अलोंग द स्ट्रिंग। टेंशन फोर्स हमेशा किधर लगेगा, जल्दी बताओ, अलोंग द स्ट्रिंग। तो टेंशन फोर्स एक्ट्स, टेंशन फोर्स जो है वो एक्ट्स किधर करता है, अलोंग द स्ट्रिंग। बहुत इंपॉर्टेंट बात, अलोंग द स्ट्रिंग, अलोंग द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग के अलोंग ही लगेगा, ऐसे नहीं कि ऊपर नीचे लगने लगा, इधर लगने लगा, इधर लगने लगा, नो नो, इज ऑलवेज अलोंग। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। देन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, व्हाट इज द बॉडी, इसको अभी हम समझते हैं। बॉडी मतलब ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन। जब हम इसे देख रहे हैं फिजिक्स में, तो ये हमारे लिए बॉडी है। अगर हम इसे देख रहे हैं तो ये हमारे लिए बॉडी है, इसे देख रहे हैं तो ये हमारे लिए बॉडी है, इसे देख रहे हैं तो ये हमारे लिए बॉडी है। हो सकता है सबको एक साथ देख रहे हैं तो पूरा एक बॉडी है। जब पूरा देखेंगे तब क्या होगा वो मैं बात करूंगा, अभी सबको अलग अलग करके देखने का तरीका है। तो क्या है, ऑलवेज टेंशन एक्ट्स ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, तो ये भी मेंशन करो, टेंशन एक्ट्स ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द पॉइंट मान लेते हैं, अवे फ्रॉम द पॉइंट। जिस भी पॉइंट पे तुम अप्लाई करना चाहते हो टेंशन, वहां से दूर लगेगा, दूर लगेगा, दूर लगेगा, दूर लगेगा। एक अनदर एग्जांपल, एटूड मशीन एक एग्जांपल है। कौन सा, एटूड मशीन, जरा सा देखते हैं। तो दुनिया बोलती है एटूड मशीन, एक कॉपी करता हूं, तुम्हारे लिए अभी बनाया हुआ था नीचे मैंने, ये है एटूड मशीन, ब्लॉक सिस्टम बोलती है। जरा सा उठा के लेके चलते हैं, थोड़ा सा समझने के लिए कि यहाँ पे कहाँ कहाँ फोर्स लगेगा टेंशन, जल्दी बताना, तुम लोगों को मजा दिला रहा हूं अब मैं। इसमें देखो, इसमें टेंशन फोर्स कहाँ कहाँ लग रहा है। तो सबसे पहले सर आप किसे आइडेंटिफाई करना चाहते हो, सबसे पहले कोई भी चीज के ऊपर फोर्स दिखाने से पहले हमें देखना पड़ेगा, हम इसे देखना चाहते हैं 1 नंबर, इसे देखना चाहते हैं 2 नंबर, है ना, इसे देखना चाहते हैं, ये हो गया 3 नंबर। तो इसमें से हम देखना किसे चाह रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात क्या है। इसको अगर देखना चाहते हो तो इसको आइडेंटिफाई करो, इसको अलग करो, अलग करो, अलग करो, इसको अलग एक बना दिया, ठीक है, और यहाँ पे एक येलो कलर का एक स्ट्रिंग दे दिया, ठीक है, ये सिस्टम था ऐसा। अब इस पे अगर मैं देखूं कि इस पे फोर्स टेंशन का किधर लगेगा, तो इसके ऊपर टेंशन इस पॉइंट से दूर लगेगा, तभी रस्सी में तनाव पैदा होगा, यहाँ पे टेंशन ये हो जाएगा। सिमिलरली इसके ऊपर अगर देखना चाहूंगा तो ऐसा ही फोटो बनाऊंगा इसका भी, और इस पे भी टेंशन अभी ही हो, दोनों पे टेंशन इसी तरीके से होगा। लेकिन जब इसे देखूंगा, इसे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसमें क्या है, एक इस तरीके का सर्कल है हमारे पास, ओके, एक और सर्कल है, बना ही लेता हूँ, क्यों टेंशन लोगे तुम लोग, हाँ सर बना ही लीजिए, ओके, बहुत ही बढ़िया बात है। ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भैया, क्या निपटाओ, बहुत देर से परेशान कर रहा था। हाँ चलो इधर आ जाओ। तो ये एक दूसरा 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 दूसरा, हाँ चलो, ओके सर नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे जरा सा इसको देखने की, इसको देखो जरा सा,
इस पॉइंट को देखो, यहां से इस बॉडी के ऊपर टेंशन अवे और अवे लगेगा, तो यहां पे टेंशन इधर की तरफ लगेगा और यहां पे टेंशन इधर की तरफ लगेगा। ये बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई द सिस्टम, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, आइडेंटिफाई द बॉडी विच इज अंडर कंसिडरेशन। तो बॉडी का डेफिनेशन क्या है फिजिक्स में? विच इज अंडर कंसिडरेशन, मतलब तुम देख किसे रहे हो। एक टाइम पे एक ही चीज को देखना होता है। यहाँ पे बहुत सारे को देखने से बहुत सारा थप्पड़ लगने लगता है, फिजिक्स का याद रखना। इसलिए ऑलवेज एक टाइम पे एक ही को देखना, ठीक है भैया। जैसे अपने पास जो वो निपट जाता है, ध्यान रखना रियल लाइफ में भी यही होता है। तो अगर अपनी वाली को लेके साथ में घूमे जा रहे हो और दूसरी को देखोगे तो समझ लो क्या होने वाला है जीवन में। समझ आया ना? वैसे यहाँ पे है फिजिक्स में, अगर तुम एक ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहे हो, खूब सारे को देख रहे हो, तो विल कंफ्यूज्ड, तो तुम्हें प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे और एक्चुअल चीज तुम्हें सॉल्यूशन मिल ही नहीं पाएगा। तो फिजिक्स में ऑलवेज याद रखना मेरा लाइन, ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन। एक चीज को एक ही टाइम पे देखना है। इसको देख रहे हो तो इसी को देखो। अब इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहा है? तो इसमें धरती माता का जी लगता है, तो उसके बारे में भी बात करने वाले हैं कि धरती माता का ग्रेविटी कैसे लगता है। यहाँ पे टेंशन फोर्स अभी तक हमने बात किया, उसके बारे में डिस्कस। तो अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है सर? टेंशन एक्ट्स ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर एंड इट इज अलोंग द स्ट्रिंग, यहां पे लगेगा। मतलब अनदर पॉइंट भी है। अब हम पढ़ना चाहते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। टेंशन के बाद हम दूसरा चीज क्या पढ़ना चाहते हैं? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इसको नॉर्मल फोर्स भी कुछ लोग बोलते हैं और कुछ लोग नॉर्मल रिएक्शन भी नाम दे देता है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी इसे बोला जाता है, रिएक्शन फोर्स। ओके सर, बहुत ही बढ़िया। अब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। जरा देखेंगे बच्चा लोग, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की जब मैं बात करता हूं तो ये कहां पे लगता है? दिस इज अगेन अ कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होगा। यह हमेशा किसी बॉडी पे लगेगा। जैसे सपोज करो वी हैव एक बॉडी यहाँ पे है, ओके, वी हैव अनदर बॉडी। सपोज करो यहाँ पे दूसरा बॉडी है, ये दो बॉडी है। अब इस तरीके से खूब सारा बनाएंगे, टेंशन मत लो, लेकिन छोटे छोटे चीजों को समझते हुए चलते हैं। पहले ये बॉडी है हमारे पास, तो ये हमेशा मैंने बताया कि नॉर्मल रिएक्शन भी क्या है? एक कांटेक्ट फोर्स है। अगर ये एक कांटेक्ट फोर्स है मेरे भाई, तो ये क्या करेगा जल्दी से बताओ? इट इज ऑलवेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। तो क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होगा। मान लो ये जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है इसका मास है m1, ये जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है इसका मास है मान लो m2, और ये जो है वो क्या है? ये ग्राउंड है। अब मैं जानना चाहता हूं नॉर्मल रिएक्शन। अगर नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स है वो एक कांटेक्ट फोर्स है, तो पहला इंपॉर्टेंट बात फिर से कि ऑल कांटेक्ट फोर्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। कल क्लियर किया था ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन। इसको इस बात में दिक्कत हो रहा है, कल का लेक्चर एक बार देख लीजिए, वहां पे डिस्कस किए सारा ये वाला चीज। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कांटेक्ट फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। अब नॉर्मल क्या है? नॉर्मल एक्चुअल में नेट कांटेक्ट फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो नाम ही है इसका नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या? ये हमेशा किधर लगेगा? इट एक्ट्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, कॉन्टैक्ट सरफेस। देखो कितना इंपॉर्टेंट बात। बट ये जो परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस है, ये होता क्या है? तो नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस लगेगा। जहां पे भी होगा उसके परपेंडिकुलर लगेगा, जहां पे लगेगा उसके परपेंडिकुलर लगेगा। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है। और तीसरा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने बोला, नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ नेट कांटेक्ट फोर्स। तो नेट कांटेक्ट फोर्स अगर इधर है, सपोज करो नेट कांटेक्ट फोर्स इधर है, तो इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इसको दुनिया नॉर्मल फोर्स बोलती है। तो ये एफ सी परपेंडिकुलर को दुनिया नॉर्मल बोलती है और एफ सी पैरेलल को दुनिया फ्रिक्शन बोलती है। फ्रिक्शन तो स्पेशल बात करेंगे डिटेल में, अभी हम इसमें इंटरेस्टेड है। तो अगेन दिस नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द नेट कांटेक्ट फोर्स, याद रखना है। तो नेट कांटेक्ट फोर्स अगर कोई बोलता है क्या होने वाला है सर, तो ये एक्चुअल में रूट अंडर दिस नॉर्मल एंड दिस पैरेलल कंपोनेंट, इसका पर स्क्वायर होता है। तो नॉर्मल का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन का स्क्वायर जो होता है, इसका जो रिजल्टेंट है उसे दुनिया बोलती है नेट कांटेक्ट। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द नेट कांटेक्ट। क्लियर हुआ? अब पॉइंट है, हम ये जो चैप्टर अभी पढ़ेंगे हम फर्स्ट लॉ, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम कहीं भी फ्रिक्शन अभी नहीं मान रहे हैं। जब फ्रिक्शन आएगा तब मानेंगे। तो
in the case of, in the absence of the friction, in the absence of the friction, the net contact force is only because of the normal reaction, क्योंकि ये होगा ही नहीं, ये है ही नहीं, फ्रिक्शन ही जीरो है। अभी जितने भी केसेस हम पढ़ेंगे वो एक आइडियल केस को डिस्क्राइब करेंगे सबसे पहले। जैसे बचपन में तुमने क ख लिखना सीखा, ABCD लिखना सीखा, फिर छोटे छोटे वर्ड सीखे, फिर एप्पल सीखा, फिर दिस इज एप्पल सीखा, फिर एप्पल के ऊपर लिखना सीखा। वही बात है, अभी हमने स्टार्ट किए हैं फिजिक्स को, ऐसा समझो। अभी हम रियल लाइफ सिचुएशन को डील नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम एक एक चीज को करते हैं। तो सबसे पहले एक आइडियल केस का कंसिडरेशन कर रहे हैं, और वो आइडियल केस क्या है जल्दी से बता दो। आइडियल केस है फ्रिक्शन कहीं भी नहीं है, ऑल द सर्फेसेस आर स्मूथ, नो फ्रिक्शन एनीवेयर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जितना भी चीज हम पढ़ रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन है। तो हम यहाँ पे एक नोट करके, या खिचड़ी पकेगा क्या, अगले पेज में कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, चलो खिचड़ी नहीं पकाना है मुझे। ओके, इसी चीज को फिर से डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो मैंने क्या किया, तीसरे पॉइंट के बाद इसको कॉपी किया और फिर से यहाँ पे लिखना शुरू किया। अब अगर हमारे पास नहीं है ये सब, सपोज करो क्या नहीं है सर, फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन इज एब्सेंट, तो क्या होगा वैसे केस में? वैसे केस में ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, जरा ध्यान देने की कोशिश करेंगे। वैसे केस में ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, ये जरा ध्यान देने की कोशिश करेंगे। वैसे केस में जो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो क्या होगा सर? जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो क्या होगा, जल्दी से देखते हैं। वैसे केस में अगर फ्रिक्शन एब्सेंट है तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो नेट कांटेक्ट फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या पढ़ रहे हैं वो देखते हैं आप जरा सा। नाउ वी कंसीडर सम आइडियल केस। आइडियल केस, हम सबसे पहले आइडियल केस को डिस्क्राइब करते हैं हमेशा जीवन में, रियल केस को थोड़ा सा आगे करेंगे जब हम रोटेशन तक पहुंचेंगे, क्योंकि रियल केस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को एराइज करता है ना। तो इसीलिए आइडियल को पढ़ते हैं हमेशा। आइडियल केस है क्या, इसका कंडीशन क्या है वो समझो। इसका कंडीशन है फ्रिक्शन इज एब्सेंट, all the surfaces are smooth, all the surfaces are smooth, जितने भी सरफेस हैं वो सब क्या है, स्मूथ, नो फ्रिक्शन एनीवेयर। अभी हम ये कंडीशन को लेके चल रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में चौथा पॉइंट आता है, इफ फ्रिक्शन इज एब्सेंट, इफ फ्रिक्शन फोर्स जो है वो जीरो है, इन दैट सिचुएशन द नेट कॉन्टैक्ट फोर्स इटसेल्फ इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स। तो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल की तरह काम कर जाएगा। और अब एक एक करके देखो, नॉर्मल हमेशा किसी बॉडी पे लगेगा, तो ये अगर बॉडी है तो इस पे नॉर्मल लगेगा, इस पे नॉर्मल किधर लगेगा, इसके सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर लगेगा। ये नॉर्मल फोर्स इस पे लगा है, इस ध्यान से, ये नॉर्मल N1 लगा पहले वाले पे। अगर मैं M2 को सिर्फ देखूं, सिर्फ M2 को, तो मैं क्या करूंगा जरा सा ध्यान से देखना। इसको M2 को सिर्फ अगर निकाला तुमने, इसके ऊपर नॉर्मल कहाँ कहाँ से लग रहा है जरा सा वो देखो। एक नॉर्मल इसके ऊपर ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वो लगाएगा, हाँ सर सही बात है, ये कॉन्टैक्ट सरफेस की तरफ से लगा, इसका नाम मैंने रख दिया N2, N2 रख दिया, ठीक है, देखते जा रहे हो। नाउ अनदर पॉइंट वी हैव, अब दूसरा नॉर्मल ये जो N1 लगाया, ये N1 किसने लगाया, M2 ने लगाया M1 के ऊपर। तो M1 भी लगाएगा M2 के ऊपर नीचे की तरफ, एक्शन रिएक्शन जो कल सिखाया, बहुत बेसिक तरीके से चीजों को सीखेंगे अपन। तो ये लगाया इस सरफेस ने, यहाँ पे एक कांटेक्ट है और एक कांटेक्ट इसके लिए यहाँ पे भी है, इसने इसके ऊपर लगाया N1, तो ये भी इसके ऊपर लगाएगा क्या, N1 ही लगाएगा। तो दिस इज एक्शन रिएक्शन पेयर। देखो कितना मजा आ रहा होगा तुम्हें। अब ये कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, N1, और ये जो नॉर्मल लगा वो इसके ऊपर लगा। तो हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम ये देखते हैं इसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स लगता है, हम ये देख नहीं लगते हैं कि ये क्या कर रहा है। अभी हमने N1 का फोर्स लगाया, N1 पे सिर्फ M1 पे सिर्फ N1 लगाया, और M2 पे इसके ऊपर का दबाव इसको फील हो रहा होगा, वही दबाव है ये, इसने जितना लगाया उतना ही ये लगाया, तभी ये रुका हुआ है। और यहाँ पे ये सरफेस जो है, अगर ये फोर्स नहीं लगाता N2 तो ये क्या करता, इसको तोड़ के नीचे चला जाता। ये रुका हुआ क्यों है, इस N2 और N1 के एडिशन के। आया बात समझ में, मजा आ रहा है तुम लोग, खतरनाक वाला। यस सर, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया, बहुत मजा। अब एक्चुअल में देखो, एक एक चीज पे आगे बढ़ो, एक एक चीज पे आगे बढ़ो, तभी बात समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आता है सब। अब ये इसका है, इसके ऊपर का फोर्स है M2 के ऊपर का। अब ये जो सरफेस है इसके ऊपर फोर्स देखते हैं। अब इस सरफेस के ऊपर देखो फोर्स कौन कौन सा, सरफेस के ऊपर देखो कौन कौन सा फोर्स है सरफेस के ऊपर।
देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं मैं। इतना बेसिक चीजों को डेवलप करोगे ना, तब कितना भी कॉम्प्लेक्स चीज को समझ लोगे। किसने लगाया इसके ऊपर, कितना फोर्स लगाया, देखो N2। N2 लगाया, हाँ सर बिल्कुल बात है, N2 लगाया किसने, इस कॉन्टैक्ट फोर्स। ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है इसके ऊपर N2। बहुत बढ़िया। ओके, अब ये जो N1 फोर्स है वो नहीं लगाया है, इस सरफेस ने नहीं लगाया है, याद रखना। अगर ये N1 को देखोगे तो N1 को तो इसने लगाया है, लेकिन अब क्या हुआ, ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी है, ध्यान से सुनो, ये वाला बॉडी, इसको अगर तुम्हें रोक के रखना है तो तुम्हारा जो फोर्स होगा वो इस N1 को बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो N1 है उसे बैलेंस करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये है। और इसका जो फोर्स है उसे भी बैलेंस करना चाहिए। अब धरती माता का ग्रेविटी एक्शन में आता है और इसके ऊपर एक फोर्स और लगता है नीचे की तरफ, वो कौन सा होता है, इसके तरफ M1G। इसके ऊपर एक और फोर्स नीचे लगता है, कितना, M2। अब एक एक करके समझते हैं। इसके ऊपर एक फोर्स कितना लग रहा है नीचे की तरफ, कितना, M2G। अब देखो, ये वाला ब्लॉक तुम्हें रुका हुआ दिख रहा है या चलता हुआ या दौड़ता हुआ दिख रहा है, सर ये तो रुका हुआ है। ये रुका हुआ इसलिए है क्योंकि ये M1G से जो धक्का लगा उसको N1 ने बैलेंस किया, तो इक्विलिब्रियम हुआ इसका। तो हम लिखते हैं ये N1 M1G के बराबर है। इसीलिए एक एक बड़ा बेसिक चीज से उठा रहा हूं मैं फिजिक्स, ताकि तुम्हें गलती ही ना करो। ये रुका हुआ है इसीलिए इसके धरती माता के नीचे वाले फोर्स को ये वाला सरफेस का ऊपर वाला फोर्स बैलेंस कर लिया। अब जब यहां पे इसको देखने की कोशिश, ये वाला सरफेस लगाया है N2, इस वाले सरफेस के ऊपर सिर्फ और सिर्फ N2 लगेगा नीचे। लेकिन मैंने बताया ये वाला चीज, तो ये मैंने गलत बना दिया फोटो। क्यों बनाया गलत, कोई बच्चा बता पाओगे, क्योंकि फोर्स ऑलवेज एक्शन रिएक्शन पेयर डेवलप करता है। इसने लगाया इसके ऊपर, इसके ऊपर नीचे की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, ये है N2। इसके लिए नीचे की तरफ होगा, एक्शन रिएक्शन पेयर है हमेशा ये। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N2। अब N1 जो है वो M1G के बराबर है, तो N1 M1G के बराबर है। अब ये जो फोर्स है N2, ये ऊपर की तरफ लगा और इसे रोक रखा है, और ये नीचे है, ये नीचे है, यानी कि ऊपर वाला फोर्स इन दोनों नीचे के सम के बराबर होगा। तो हम लिखते हैं फाइनली N2 जो है वो N1 प्लस M2G के बराबर होगा, और N1 जो है वो M1G है। तो फाइनली हम लिखते हैं M1 प्लस M, दिस इज N। ये देखो कितना इंटरेस्टिंग बात तुम्हारे दिमाग में समझ में। तो ये हो जाएगा M1 M2 दोनों का सम N बराबर। इतना कॉम्प्लेक्स चीज जो बन रहा है एक एक चीज को बस समझाने के लिए है, एक्चुअल में ऐसा नहीं करेंगे। अगर हम देखेंगे ये वाला बॉडी भी रुका हुआ है, ये वाला भी बॉडी रुका हुआ है, तो जितना बॉडी रुका हुआ उन सबको एक मान लेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे क्या करेंगे, जितना भी बॉडी रुका हुआ है उन सबको एक मान लेंगे। अब इसका देखो कितना बड़ा एडवांटेज है। अगर ये कॉन्सेप्ट तुम्हें डबल ए आर्मी बना दिया मैंने क्या बना दिया, डबल ए आर्मी। तो डबल ए आर्मी क्या करेगा, जल्दी से बताओ। डबल ए आर्मी क्या करेगा, डबल ए आर्मी बोलेगा भैया हम तो तोड़ डालेंगे फटाफट। तो तोड़ने वाला टेक्निक क्या होगा, वो देखेगा कि ये सहारा रुका हुआ है, इस सारे को वो एक मान लेगा। उसे समझ में आएगा कि M1 प्लस M2 एक ही ऑब्जेक्ट का मास है, और वो नीचे लग रहा है, उसको N2 ने रोक रखा है। वो सीधा लिखेगा इन दोनों का जो नीचे वाला फोर्स है उसको यहाँ के सरफेस वाला ऊपर वाला फोर्स बैलेंस किया है, ये वाला फोर्स इनके सम के बराबर होगा, तभी ये रुका हुआ है। और यही मैं डिस्कस करना तभी से चाह रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्या है। ये ऊपर वाला फोर्स को नीचे वाला फोर्स बैलेंस करेगा, वो सीधा बनाएगा N2 जो होगा वो M1G प्लस M2G के बराबर होगा। दिस इज हाउ इक्विलिब्रियम इज, दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट। तो हमने यहाँ से नॉर्मल को समझा है, वो एक कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, और इक्विलिब्रियम का थोड़ा थोड़ा फील नॉर्मल के केस में कंसीडर कर लिया, राइट। अब लास्ट इंपॉर्टेंट एक और चीज मैं समझाना चाहता हूँ नॉर्मल। तो नॉर्मल में एक और चीज है, क्या सर, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को थोड़ा और डिफरेंट तरीके से समझते हैं। जैसे सपोज करो मेरे पास कुछ इस तरीके का एक टेबल है, वेज है, कुछ भी बना हुआ है ऐसे, ठीक है, ऐसे बना हुआ है मान लो। ओके सर, कोई प्रॉब्लम, ऐसा कोई सरफेस बना हुआ, ठीक है, ऐसा कोई सरफेस बना हुआ है हमारे पास, ठीक है? और यहाँ पे सपोज करो कोई भी एक स्फीयर है, सपोज करो कोई भी एक, ऐसे रख दिया।
अब मैंने बोला बताओ इस पे कांटेक्ट फोर्सेस कहाँ कहाँ है, कौन कौन से फोर्सेस हैं सब बताओ। तो जब भी कभी कांटेक्ट फोर्स निकालना है ना तो तुम क्या करना, हमेशा जो भी कांटेक्ट पॉइंट है वहां परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना। देखना हमेशा जब भी कोई परपेंडिकुलर कांटेक्ट पॉइंट है वहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना। और जैसे ही तुम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो आ जाएगा तुम। ये जो परपेंडिकुलर है जरा समझने की कोशिश करते हैं। यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा, देखो यहाँ पे इसके ऊपर परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा, देखो आया समझ में। और ये जो मास है इसके ऊपर नीचे की तरफ धरती माता का mg, इस पे इतने सारे फोर्सेस लग रहे हैं। ये कांटेक्ट सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर लगता है नॉर्मल रिएक्शन, का नाम लग देते हैं n1 मान लो। ये कांटेक्ट सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर लगता है, देखो ये का नाम n2 लिख। तो सी हियर जैसे सरफेस पर 90 डिग्री पे जा रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन हम बनाना सीखेंगे, राइट। टेक अनदर एग्जांपल। सपोज करो कि कोई मान लो हमारे पास इस तरीके से मान लो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन है, मान लो ऐसे ऐसे है मान लो, ठीक है दोस्त। और यहाँ पे मुझे देखना है कॉन्टैक्ट फोर्स, देखना मजा आएगा तुम्हें। ऐसे यहाँ पे मान लो, देखना यहाँ पे करना है। सपोज करो मैंने एक सरफेस लिया, एक सरफेस लिया और सरफेस कुछ इस तरीके से बनाया, बड़ा ही स्टाइल वाला सरफेस बनाया है। क्या देखना, मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं मुझे काम है एक और एग्जाम्पल कोट करने का। यहाँ पे मैं बनाता हूँ, दो तरीके से चीजें हैं। अगर मैं एक इस तरीके का ऑब्जेक्ट लेता हूँ, ओके, इस तरीके का ऑब्जेक्ट लेता हूँ, जरा देखो पहले बना लेता हूँ फिर लगाऊंगा। हाँ पहले बना लेता हूँ फिर लगाऊंगा। ओके बना लेता हूँ। अब इसको मैं यहाँ पे लगाने सरफेस को, बहुत मजा आने वाला, बहुत इंटरेस्टिंग। सीधे एग्जांपल ये वाला एक सिचुएशन है, वन ऑफ द सिचुएशन। ओके टेक अनदर सिचुएशन। अभी नीचे जो कॉपी किया है ना उस पर दो क्वेश्चन और बना देंगे, फिर कुछ और बना देंगे। यहाँ देखो टेक अनदर एग्जांपल इन विच वी हैव, इसको इसको देखने की कोशिश, छोटा कर लेते हैं, हाँ। और अब क्या है वो देखने, यही वाला चीज यहाँ पे भी सेम ऑब्जेक्ट, हाँ कैसे लो और यहाँ पे सेट, ये दोनों का फिजिक्स टोटली, ये दोनों फिजिक्स टोटली देखना। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ड्रॉ द नॉर्मल, तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शंस को तुम ड्रॉ करने जाओगे तो यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर कैसा है, या ऐसा सरफेस है। और यहाँ पे देखो कैसा सरफेस है, ऐसा सरफेस। क्या समझ पा रहे हो तुम? यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करवाओगे वो इसके परपेंडिकुलर जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करवाओगे के परपेंडिकुलर जाएगा। सी द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल एक्ट्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हवा में नहीं नॉर्मल लगेगा, जहां कांटेक्ट है वहीं लगेगा। कि नॉर्मल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस है, तो कांटेक्ट फोर्स पे ही नॉर्मल लगेगा और कहीं नहीं लग सकता ये नॉर्मल। यहाँ पे जो होगा वो देखो, ये वाला चीज जो होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा मान लो n1 और ये हो जाएगा मान लो n2, और ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, ये परपेंडिकुलर टू द। बट टेक अनदर एग्जांपल जो अभी मैंने लिया, अब इसको तो हटा देता हूं मैं यहाँ से, ये तो अभी तुरंत हो गया, तो दूसरा एग्जांपल कोट करता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। इसको रहने देते क्या, हटा ही देते हैं सबको, क्या बोलते हो, क्या हटा दो सब, उड़ा दो, हटा दो। ओके सरफेस को यूज कर देते हैं, अब इसको भी हटा दो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक और एग्जांपल कोट कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले अभी अपन ऊपर आते हैं। इस जगह पे बताओ नॉर्मल रिएक्शन कैसा होगा। इस जगह पे यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट सरफेस, तो कॉन्टैक्ट अगर बनाओगे तो ये ऐसा कॉन्टैक्ट है, देखो यहाँ पे देखोगे तो ऐसा कॉन्टैक्ट है, देखो इन दोनों के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो कैसा होगा, इस कॉन्टैक्ट के ऊपर परपेंडिकुलर, इस कॉन्टैक्ट के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। देखो वेराइटीज ऑफ, ये दो नॉर्मल डिफरेंट है। यहाँ पे ये इसको ऐसे धक्का दे रहा है तो ये इसको ऐसे धक्का दे के रुक रहा है। तो जो भी कांटेक्ट पॉइंट है उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करो, उसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करो। देखो नॉर्मल अलग अलग डायरेक्शन पे एक्ट कर रहा है,
यहाँ पे ये n1 है, ये यही फिजिकल सिचुएशन को अगर मैं चेंज कर दिया, हवा में नहीं नॉर्मल लगता है, यहाँ पे mg लगेगा धरती माता का, ठीक है ना, जिसे ग्रेविटी फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे कांटेक्ट अलग तरीके का है। तो कांटेक्ट सरफेस है उस पर परपेंडिकुलर जो होगा उधर ही दिखाएंगे, कांटेक्ट सरफेस है उस पर परपेंडिकुलर जो होगा उधर ही दिखाएंगे। आया मजा, समझ पा रहे हो तुम लोग? अगर सपोज करो एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं अपन, सपोज करो मैं इस तरीके से कुछ ऑब्जेक्ट रख लिया, ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट रख लिया, ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट मान, ऐसे रखो, ऐसे जान के ऐसे बनाया हूँ, ठीक है। और मान लो ऐसे कुछ 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 पर रखना चाह रहा हूँ, ऑब्जेक्ट कॉपी करके उस सेट कर देता हूँ। मैं एक छोटा सा सर्कल बना देता हूँ, देखो ये सारे ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पे हैं, देख पा रहे हो तुम? ऐसे कोई भी फिजिकल सिचुएशन अराइज हो सकता है, कोई कोई वरी होने की जरूरत नहीं है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कोई भी फिजिकल सिचुएशन अराइज हो सकता है, कुछ भी बना रहा हूँ तुम भी देख ही रहे हो, ठीक से तो खेलना आना चाहिए बस। ये एक कोई भी फिजिकल सिचुएशन सर आप रेज करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट पॉइंट कौन कौन से यहाँ पे है, 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 इन सब के ऊपर परपेंडिकुलर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, सब जगह यहाँ पे है, सब जगह कॉन्टैक्ट सरफेस पे परपेंडिकुलर लगेगा। और बिकॉज ऑफ द एक्शन रिएक्शन सब पेयर में होगा, मतलब ये जो सरफेस है ये इसको धक्का देगा इधर की तरफ, सेंटर से पास करेगा, और ये सिमिलर फोर्स से इधर की तरफ धक्का देगा इसे, एकदम ये एक्शन रिएक्शन का पेयर बनाता है हमेशा। यहाँ पे देखोगे अगर तुम जल्दी से देखना, तो ये इसको धक्का दे रहा होगा ऊपर की तरफ इस पॉइंट से, हाँ सर बहुत ही बढ़िया, और सिमिलर एक्शन रिएक्शन ये इसको धक्का दे रहा होगा इधर की, तो एक्शन रिएक्शन पेयर का जनरेशन होता है, बराबर होता है दोनों, दोनों का लेंथ कम दिया है मैं, इसका मतलब ये नहीं है। ये कॉन्टैक्ट सरफेस इसको ऐसे की तरफ धक्का देगा, और ये जब सरफेस का फोटो बनाओगे इसका, इसके ऊपर भी यहाँ से नीचे की तरफ धक्का लग रहा होगा, एंड सो ऑन। समझ में आया? यहाँ पे ये इसको नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा और ये इसको नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, एंड सो ऑन। यहाँ पे ये इसे लगा रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, ये इसे लगा रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन। खिचड़ी पक रहा है लेकिन बातें तुम्हारे समझ में आ गई। एवरीवेयर ये इसको लगा रहा है कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ये इसको लगा रहा है कॉन्टैक्ट फोर्सेस, एंड सो ऑन। ये सारा नॉर्मल रिएक्शन प्रेजेंट हो पाएगा। यहाँ पे ये इसको लगा रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ से ऊपर, ठीक है ना, और यहाँ से ये लगा रहा होगा इसको नॉर्मल रिएक्शन, इधर भी लगा रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, ये इसको लगा रहा होगा इधर, ये इधर लगा रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, ये इधर लगा रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन। एवरी कॉन्टैक्ट सरफेस हैज द नॉर्मल रिएक्शन, एवरी कॉन्टैक्ट सरफेस हैज द नॉर्मल रिएक्शन, एंड बोथ आर इन एक्शन रिएक्शन पेयर। लेकिन कॉन्टैक्ट पॉइंट पे ही लगेगा ये वाला चीज। ये बात समझाने में मुझे लगता है कोई भी दिक्कत अब आप लोगों को, तो आपने नॉर्मल रिएक्शंस को फ्री कर लिया, टेंशन फोर्स को फ्री कर लिया, अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में मैंने बताया कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है इक्विलिब्रियम वाले प्रॉब्लम को, सबसे पहले जो भी ऑब्जेक्ट में है उसे तुम उसका स्केच बना लो, मेक अ स्केच ऑफ द प्रॉब्लम। और व्हाट डू यू मीन बाय द स्केच? स्केच में करते क्या है सर? स्केच में हम दिखाते हैं सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर सारे फोर्स, तो सिंगल ऑब्जेक्ट एक एक करके कंसीडर करते हैं और उस सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर सारे फोर्सेस लगाते हैं। कौन से? एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन। हमेशा ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से कहा जाता है। इसको हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ या फोर्स बॉडी डायग्राम बनाओ। तो फ्री बॉडी डायग्राम या फोर्स बॉडी डायग्राम में हम करते क्या है? हम करते हैं क्या, ऑब्जेक्ट को अलग बनाते हैं और फोर्स ऑन द बॉडी दिखाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फोर्स ऑन द बॉडी दिखाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फोर्स ऑन द बॉडी दिखाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नॉट बाय द बॉडी। कि तुम्हें मैंने अभी तुरंत ऊपर वाले एग्जांपल से बताया है
एवरी इंस्टेंट पे ये दोनों काम होता है। अभी इस वाले एग्जांपल को अगर तुम समझने की करोगे, इस वाले एग्जांपल को, यहाँ पे मैं किसके ऊपर फोर्स दिखा रहा हूँ जरा से ये बता के कोई बच्चा बताओ। क्या मैं ये जो फ्रेम बनाया उसके ऊपर, या ये जो लैडर है या कुछ भी है उसके ऊपर लगाया? किसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ लिख के बताओ कमेंट। लैडर के ऊपर फोर्स दिखा रहा हूँ मैं। लैडर क्या करेगा? लैडर भी इतना ही रिएक्शन फोर्स धक्का देगा और नीचे। लैडर के ऊपर एक और फोर्स लगेगा सेंटर पे। आया समझ में? यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं दोनों के ऊपर फोर्स दिखाया जा रहा हूँ। मैं इसके ऊपर भी सारा फोर्सेस दिखाया, यहाँ से कांटेक्ट इधर होगा, यहाँ से कांटेक्ट नहीं दिखा पाया हूँ, मान लो ऐसे, यहाँ पे कांटेक्ट इधर होगा। इसके ऊपर एक कांटेक्ट इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, सारा है। लेकिन इसके ऊपर एक कांटेक्ट फोर्स यहाँ का है, यहाँ का है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये कंफ्यूज कर रहा है डायग्राम, और ये क्लियरिटी है। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई कर दिया, लैडर इज ऑब्जेक्ट। तो फिजिक्स के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो कि तो किसको देख रहे हो, तुम्हारा कंसिडरेशन क्या है। ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, पूरे को देख रहे हो, इसको देख रहे हो, इसको देख रहे हो, देख किसे रहे हो भाई? अगर सबको देखने लगोगे तो यू कांट सॉल्व द प्रॉब्लम एक्चुअली। फिजिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो टूल्स है वो है एफ बी। क्या होता है ये? एफ बी से क्या बोलती है दुनिया, जल्दी बताओ। एफ बी डी से बोलती है दुनिया फ्री बॉडी डायग्राम या फोर्स बॉडी डायग्राम। हम करते क्या है इसमें, हम फोर्स ऑन द बॉडी दिखाते हैं। मैं मेंशन कर रहा हूं स्पेशली नॉट बाय द बॉडी, नॉट बाय द बॉडी। बॉडी ने क्या फोर्स लगाया वो इस पे नहीं जाएगा, नॉट बाय द बॉडी। एंड व्हाट इज बॉडी? इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज बॉडी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द बॉडी? द ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन इज द, राइट। बॉडी के बारे में भी बता देते हैं। बॉडी क्या है सर? बॉडी क्या है सर, जरा सा यहाँ पे लिख देते हैं। बॉडी क्या है? बॉडी इज ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन, सिस्टम इज ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन। जो भी चीज तुम देख रहे हो एक बार में एक ही को देखना है, ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन। बोलो मजा आ रहा है तुम लोगों को? एक चीज को एक ही में देखना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं बोल, इसके ऊपर कौन कौन फोर्स लगा रहा है तुम्हें वही देखना है। ये किस पे लगाया वो नहीं देखना। फोर्स हमेशा किस पे देखा जाता है? ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स को देखा जाता है, और उसके बिहाफ पे ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, नथिंग टू डू विद दैट। फिर दूसरे को देखोगे तो देखना कि इसने कितना लगाया होगा, लेकिन ये किस पे कितना लगाया ये बिल्कुल नहीं देखना होता है फिजिक्स में। इसीलिए मैंने लिखा आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब होता है अलग कर लो। आइसोलेट अ सिंगल ऑब्जेक्ट, किसी एक ऑब्जेक्ट को अलग कर लो जैसे मैंने ऊपर के एग्जांपल में दिखाया, एंड देन ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेबल ऑल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टिंग ऑन इट। समझ आया? इसके ऊपर जो लग रहा है वो बताओ, एंड देन चूज द कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई को अलग कर लो एंड अप्लाई द इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? एफ एक्स एक्सटर्नल जो होगा वो जीरो करो, एफ वाई एक्सटर्नल जो होगा वो जीरो करो, और एफ जेड एक्सटर्नल जो होगा वो जीरो करो। कोऑर्डिनेट्स को अलग अलग करके एक्स वाई जेड में सारे फोर्सेस को जीरो करो, बिकॉज हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, और इक्विलिब्रियम का मतलब अभी तुरंत मैंने सिखाया। स्टेप 1 सारे ऑब्जेक्ट स्केच बनाओ, स्टेप 2 आइसोलेट करो जिसे देख रहे हो, सबके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाओ, तीसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लो, और चौथा इक्वेशन बना लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलिए एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी समझ में आएगा। सपोज कीजिए मैंने पहला क्वेश्चन आपके लिए किया। सपोज करो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ये वाला, और इसके ऊपर एक स्ट्रिंग लगा दिया मैंने, और यहाँ पे मुझे देखना है कि इसके इक्विलिब्रियम के ऊपर टेंशन फोर्स कितना लग रहा है, ऐसा मुझे निकालना है। इसका मास मान लो m1 है। तो धरती माता इसके ऊपर नीचे की तरफ लगाती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर फोर्स m1, और ये जो स्ट्रिंग है इसका इक्विलिब्रियम मैं देख रहा हूँ। अब ये पूरे को मैं नहीं देख रहा, इसको मुझे काट के हटाना पड़ेगा। तो मेरे लिए इतना ही ऑब्जेक्ट है अभी के टाइम पे। सी हियर दिस इज द ऑब्जेक्ट नाउ। तभी यहाँ से कट किया तो ऊपर की तरफ टेंशन लिखा। अब ये मुझे रुका हुआ दिख रहा है या चलता हुआ? रुका हुआ। तो मतलब ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स बराबर होगा, तभी ये रुका हुआ है। ये टेंशन mg के बराबर होगा। टेंशन जो होगा वो m1g के बराबर होगा, तभी ये रुका हुआ है। इक्विलिब्रियम का एक्चुअल मतलब ये है। अब इसी तरीके से मैं सारे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक हैंग कर सकता हूँ, और सब जगह टेंशन निकालने की बात। फॉर एग्जाम्पल सपोज वी हैव 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट, एक, ओके, टेक अनदर ऑब्जेक्ट 2, टेक अनदर ऑब्जेक्ट वी हैव 3, ओके। अब इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ, ओके।
का भी कलर चेंज करने की कोशिश करता हूँ। चलो ध्यान से, क्या किया मैंने, करो इसका कलर चेंज करो। अब देखो ध्यान से, मजा आएगा तुम्हें जबरदस्त। अब यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है जरा समझने, ये जो ऑब्जेक्ट है, अब ये तीन ऑब्जेक्ट है, तीनों का मास मैंने रख दिया m1 m2 m, या तीनों को m1 m और यहाँ पे ये है। अब ये स्ट्रिंग का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, ये स्ट्रिंग का सेकेंड पार्ट है, ओके, ये स्ट्रिंग का थर्ड पार्ट है। अब क्वेश्चन देखना, मैं हर एक पार्ट में टेंशन चाहता हूं। ये सपोज करो एग्जांपल फर्स्ट है ना, और ये एग्जांपल सेकंड है। मैंने बोला कि हर एक स्ट्रिंग के पार्ट पे मुझे टेंशन बताओ, फाइंड द टेंशन इन ईच पार्ट। क्वेश्चन ये है। तो ये पूरा सिस्टम रुका हुआ दिख रहा है तुम्हें, तो एक एक करके इस बार मैं समझाना शुरू करूंगा। सबसे पहले इसका फोटो मैं बना रहा हूँ, इसका फोटो यहीं बना रहा हूँ। ये सबका मास m है तो नीचे लगेगा mg, और यहाँ पे टेंशन T लगेगा ऊपर। ये रुका हुआ है तो ये टेंशन mg के बराबर हो। इसका एफबीडी बनाया, मैंने लिखा टेंशन इज इक्वल टू mg। ये क्योंकि तीसरा नंबर वाला है तो इसको T3 का नाम दे देता हूँ। चलो T3 इज इक्वल टू mg। किसी को कोई दिक्कत आया तो बताओ। अब जहां का भी टेंशन निकालना है वहां से कट करो, ये लाइन मेंशन कर लो अपने नोट। सर ने बताया है जहां का टेंशन निकालना है वहां से कट करो, यहां का टेंशन निकालना है, यहां से कट करके अलग बना लेते। चलो अब यहां से मैंने कट मारा 5, और इसका फोटो अब अलग बना रहा हूं। देखो ध्यान से, यहाँ पे एक रस्सी है व्हाइट वाला, एक ब्लॉक है यहाँ पे, ओके, और इस ब्लॉक के ऊपर एक और रस्सी यहाँ, बस इतना ही चीज इसके साथ है। इसे देख रहे हो तो इसी को अलग करो। अब ये वाला रस्सी इसको खींच रहा है नीचे, इस पॉइंट को देखोगे तो टेंशन ऑलवेज। अभी तो ये जो स्ट्रिंग है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करके लिख ही देता हूँ यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे टेंशन। अगर ये रस्सी जो है वो मासलेस है, मैंने आइडियल केस के बारे में यहाँ बात करी थी, अगर ये मासलेस स्ट्रिंग है तो टेंशन जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा, 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 वही होगा। तो प्रूफ भी करेंगे। टेंशन एक्ट्स ऑलवेज, और इस सारे पॉइंट पे टेंशन सेम होगा अगर ये मासलेस है। इसीलिए मैंने यहाँ भी टी लिखा, यहाँ भी टी लिखा, यहाँ भी टी लिखा, यहाँ भी टी लिखा। ये तुम लोगों को तभी समझ में नहीं आया होगा। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आया है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डबल ए आर्मी बन रहे हैं सर। हम कैसे समझ रहे हैं, अगर मासलेस स्ट्रिंग है, इज मासलेस, मैंने क्या लिखा, इफ स्ट्रिंग इज मासलेस, इफ स्ट्रिंग इज मासलेस then tension everywhere, then tension force is same everywhere। याद रखना ये कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाइड कर रहा है, देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर, देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर। यानी कि ये वाला सरफेस भी कैसा है, स्मूथ, इसलिए ये वाला चीज चलता है। याद रखना फ्रिक्शन होगा तो मासलेस होने के बावजूद भी टेंशन अलग हो जाता है। तो अभी ये स्मूथ सरफेस है और ये मासलेस स्ट्रिंग है, उसके लिए ये कंडीशन है कि टेंशन में सब जगह टेंशन, यानी कि ये जो रस्सी है ऐसे पुल्ली के ऊपर ऐसा लगा हुआ है, ये वाला टेंशन अगर यहाँ पे टी है सपोज करो, तो यहाँ पे भी क्या होगा, टी होगा, यहाँ पे भी जो होगा वो भी टी होगा, यहाँ पे जो होगा वो टी होगा, और यहाँ पे टी 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 टी, एवरीवेयर टी। समझ में आया? तो स्ट्रिंग और मासलेस है तो टेंशन सेम एवरीवेयर होगा। ठीक, अब यही चीज को यहाँ पे देखो समझा दिया मैंने। इस वाले जगह पे अगर मैंने एक रस्सी लिया, अगर T3 यहाँ पे है, T3 यहाँ पे होगा, यानी कि यही रस्सी ये वाला है तो नीचे T3 लग रहा होगा, और इसका mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, धरती माता वाला। ये कौन सा है, m2, ये भी m ही है, ये भी mg लिख। और T3 किसके बराबर है, ये भी mg के बराबर है, T3 का भी वैल्यू mg। अब ये वाला 2 नंबर का ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ का टेंशन को मैं T2 नाम दे दूँ, मैं यहाँ पे लिखना पसंद करूंगा। ये जो T2 होगा ये ऊपर वाला फोर्स है और ये दोनों नीचे वाला फोर्स है, सम के मैं लिखूंगा T2 इज इक्वल टू ये T1 प्लस mg,
बहुत इंपॉर्टेंट लाइन सब समझा रहा हूं मैं। और T1 इटसेल्फ mg है, तो mg प्लस mg कितना हो गया 2m। क्या मजा आया तुम्हें ये बात समझ के? T2 का वैल्यू 2mg आ गया। उसको और एलिबरेट करेंगे अभी, और एलिबरेट करेंगे। इन सिमिलर फैशन यहाँ पे मुझे टेंशन, इसका इसका एपीटी बनाना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अलग करना पड़ेगा। तो तुम इसे ऑब्जेक्ट को अलग किए, यहाँ पे एक व्हाइट कलर का धागा दिख रहा है ऊपर की तरफ, और एक व्हाइट कलर का धागा नीचे भी दिख रहा है। अब ये व्हाइट कलर का धागा का टेंशन वही होगा जो यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, कि ये वही वाला धागा है। और ये एक्चुअल में क्या है T2, बोलो हाँ है ना। T2 नीचे होगा, इसका mg नीचे होगा, और T2 किसके बराबर है 2mg के। तो ये 2mg और mg, तो ये T1 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाया इसमें। तो तुम्हें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया है मैंने। ये ऑब्जेक्ट अगर है, ये कितना फोर्स लग रहा है, यहाँ का टेंशन इसे बैलेंस किया, लेकिन यहाँ का टेंशन इन दोनों को बैलेंस कर रहा है। अब तुम्हें एक नए जगह पे लेके आ रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ का टेंशन इन दोनों को बैलेंस कर रहा है, तो इतना करने की जरूरत नहीं है। ये जो बीच वाली चीजें होते हैं वो इंटरनल हो जाता है, और जब कोई चीज इंटरनल हो जाए तो उसे पूरा खत्म किया जा सकता है। तो ये पूरा खत्म हो गया, यहाँ का चीज इंटरनल है, इसीलिए इसका मास mg और mg, यहाँ का 2mg डायरेक्ट। क्या 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 सर, दोबारा बोलो मिस। देखो नोट्स में, ये पॉइंट और ये पॉइंट एक इंटरनल फोर्स का क्रिएशन किया। इंटरनल फोर्स जब ये पूरा ऑब्जेक्ट को हम एक देख रहे हैं, मैंने बोला ऑब्जेक्ट तुम्हारे अकॉर्डिंग है, एक एक करके देखो तो ऐसे एलिबोरेट करना पड़ेगा। लेकिन सबको एक साथ देख सकते हैं क्या? यस, सबको एक साथ देखने का एक तरीका है। जितनी सबका एक्सेलरेशन सेम हो, सबको एक साथ देखा जा सकता है। ये कंसीडर है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ कैसे मान सकते हैं, इसका क्या टेक्निक है? जितने ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन सेम हो उस सबको एक बना सकते हो। ये टेक्निकली लिखते जाओ, ये सब पॉइंट लिखते जाओ। जितने सारे ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन सेम है उसे हम एक बना सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे फायदा क्या हुआ, ये भी रुका हुआ है, ये भी रुका हुआ है, दोनों को एक बना सकते हैं क्या सर? यस, व्हाई नॉट। ये जो टेंशन यहाँ पे लग रहा था, ये इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स को खत्म कर दो। यहाँ का mg और यहाँ का mg ये बैलेंस कर, mg mg2, ये वाला ये वाला ये वाला, तीनों को अगर एक ही देखना शुरू कर दिया मैंने। बहुत इंपॉर्टेंट पेज में डिस्कस करने के, इसी को कॉपी करता हूँ मैं, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन इस ना कर जाओ। तो मैं क्या करता हूँ, सबको हटाता हूँ। देखो अब मैं दो दो करके ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे ये सब चीज तो पता चल गया। अब दो दो कंडीशन रेज किया है मैंने। एक कंडीशन कि ये अगर मेरे लिए ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट ये है, ये वाला चीज इंटरनल है, इसको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। इसका मास नीचे दिखूंगा mg और mg, तो नीचे mg कितना होगा, नीचे टोटल हो गया 2mg, नीचे टोटल कितना हो गया 2mg, इसको नहीं देखना होता है। और फिर ये टेंशन इस 2mg को बैलेंस करेगा, तो यहाँ का टेंशन हो गया 2mg, सीधा आंसर। अगर मैं इन तीनों ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर लूं, अगर मैं ऐसे इन सबको कंसीडर कर लूं, इन सबको, इसका mg नीचे, इसका mg नीचे, इसका mg नीचे, mg mg mg, यहाँ पे कितना लगेगा mg, तो मजा आया, सीधा आंसर 3 है। लेकिन ये जो चीज बताया था, एक एक कर को निकाल के सॉल्व करके, ये प्रॉपर तरीका है। एक को निकाला, इसके ऊपर मैंने फोर्स देखा, एक mg देखा, और दूसरा क्या देखा, इसके ऊपर टेंशन था, इसका यहीं पे बना दिया था पिछले वाले सीधा। यहाँ पे जब मैं देख रहा हूँ तो इसे देख रहा हूँ, इसके ऊपर ये थोड़ी लग रहा है, रस्सी लग रहा है, तो रस्सी दिख, और वो रस्सी जो है वो T3 के बराबर है, और वो T3 mg के बराबर है, तो T mg के बराबर है, और mg तो ये T2 बराबर है। बहुत क्लैरिफिकेशन होना चाहिए ब्रेन में, तभी तुम कैसे भी घुमा पाओगे इसको, और फास्टर वही बच्चा बन पाएगा जिसे लॉन्ग टर्म, जिसे पता है वही शॉर्टकट याद रख, जो मेहनत करके घिस के खूब सारा चीज दौड़ दौड़ के सीखा है, वही फास्टर बन सकता है। और ऐसा नहीं है कि समय की कोई कमी है, 24 आवर्स होते हैं। और कुछ मास्टर आजकल क्या आ गया है ना, बच्चों को हमेशा डिमोटिवेट करेगा। अरे ये नहीं हुआ तुमसे, ये तो हम एक लाइन में कर देंगे। अबे तेरे को एक लाइन करने में 10 साल लगा है, समझ आया कि नहीं आया? और बच्चा एग्जामिनेशन प्रेशर हैंडल करता है,
उससे नहीं हो पाएगा। तुम खुद एग्जाम दे के देख लो, जो मास्टर ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे लफंगे मास्टर सब जो आजकल आ गए उनके चक्कर में मत फंसो। सच्चाई यही है, उनको क्या है, अरे ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। अबे तुम्हें जब सीखने में लगा ना, तो 30 साल के बाद तुम ये काम कर पा रहे हो जो बच्चों को बोल रहे हो, और वो बच्चा पहली बार आया है। तो बच्चों, तुम लोगों से एक एक सावधानी बरतने की बात मैं कर रहा हूँ। सच्चाई यही है, लोगों के ऐसे झांसे वाले मास्टरों के चक्कर में मत पड़ो। वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपना चीज को बढ़ाने के लिए बोल सकता है, लेकिन ट्रुथ ये है कि मैं भी जब फर्स्ट टाइम में किया था ये, तो मुझे भी ये आया था। सच्चाई ये है, और यही सबके साथ होता है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म नहीं लेता है। तो तुम वैसे बच्चे हो जो सीखने के लिए मेहनत कर रहे हो, तो तुम सीख जरूर जाओगे। और कुछ ऐसा नहीं है कि समय की कोई कमी होती है जीवन में, समय हमेशा रहता है। हम एफर्ट ही नहीं देते हैं सीखने के लिए। अब जल्दी जल्दी में यही चीज को, ये चीज नहीं समझते, ये चीज नहीं समझे, हम बोलते हैं अरे देखो ये 2 mg नीचे लग रहा है ना ये, और किसी दिन मैं लफड़ा पैदा कर दूं तुम्हारे लिए, जो और कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट कर दूं, तुम फंस जाओगे। अभी तुम्हें एक एक चीज पता चल रहा है, जब तक एक एक चीज का ऑपरेशन करके नहीं जाओगे तब तक तुम बहुत बढ़िया नहीं कर पाओगे। अरे तुम खुद सोचो, जब डॉक्टर बन जाओगे और तुम अपना डॉक्टर, अभी जो फ्रेशर होगा, जो 1 साल एमबीबीएस करा होगा, उससे कोई ऑपरेशन कराना चाहेगा यार? और 30 साल एक्सपीरियंस, 20 साल एक्सपीरियंस वाला डॉक्टर उस फ्रेशर को बोले अबे तेरे से ये चीज नहीं हुआ क्या? भाई क्या बकवास कर रहा है, तेरे से नहीं हुआ था शुरुआत में, है कि नहीं? झांसे वाले मास्टरों से रहो। सच्चाई यही है, अपने ऊपर विश्वास रखो, खुश रहो। धीरे धीरे ही कोई चीज गेन करता है इस दुनिया में, कोई भी एक साथ नहीं करता है। समझ आया ना? तो तुम भी एक बार में नहीं कर सकते। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम हिस्ट्री हासिल कर लोगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है खुश, कंसिस्टेंसी से लगे रहना। लगे रहोगे तो बहुत आसान बनता जाएगा, तुम्हारे लिए एक वॉक हो जाएगा। देख कितना इक्वेशन वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। देखना ना, अभी 1-2 दिन क्लास के बाद, 2 क्लास के बाद मैं कुछ ये सब कुछ नहीं करूंगा, सीधा आंसर लिखना सीखोगे और तुम खुद करने लगोगे। लेकिन मैं बोलूँ यार ये ऐसे होता है, नहीं होता है वैसे यार, नहीं होता है। बच्चों को बहुत ही अंडरस्टैंडिंग से बताना होता है। बच्चे हैं ये 10th पास 11th पास करके आए, 12th पास करके आए, इनको कुछ नहीं आता है, और ये देखे भी नहीं है ऐसे वेराइटीज को। बताना हमारा कर्तव्य, एक टीचर का कर्तव्य है, राइट ना? तो सावधानी थोड़ा सा बरतें, और इसमें केमिस्ट्री में, बॉटनी में, जूलॉजी में आगे बढ़ें। इंपॉर्टेंट बात ये है। अब ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आएगा तो तुम टेकल कर पाओगे। अब यही चीज मैं न्यूटन सेकंड लॉ के ऊपर भी अप्लाई कर सकता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट, देखना ध्यान से। ये फर्स्ट लॉ के ऊपर मैं इक्विलिब्रियम की बात कर रहा था। जरा सा ये क्वेश्चन को देखो। अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर। फर्स्ट लॉ बोला, इफ ऑफ अ ब्लॉक ए एंड बी आर 3 kg एंड 8, ये 3 kg, यह 8 kg। अभी देखना, और 5 न्यूटन का फोर्स ऊपर भी लगा दिया। अब इसको मैं तुरंत निकाल सकता हूँ, लेकिन इसको बोला द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में यहाँ का नॉर्मल है, यहाँ का नॉर्मल करेगा क्या वो देखो बस। तो यहाँ का नॉर्मल एक्चुअल में ए पे ऊपर लग रहा है, तो ए का एपीटी बना दो। अब देखो कैसे मैं सोच रहा हूँ, ए का एपीटी बनाया, ए के ऊपर ये वाला जो है ऊपर धक्का लगाएगा एक नॉर्मल, ए के ऊपर ये 5 न्यूटन का नीचे लग रहा है फोर्स, तो नीचे भी बढ़ा सकते हो तुम। और ए का जो मास होगा उसका mg नीचे लगेगा। ए का मास कितना है भैया? 3। यहाँ पे 30 न्यूटन का फोर्स, 3g, जी का वैल्यू 10 मान लेते हैं, 3 × 10 कितना हो गया? 30 न्यूटन। ध्यान रखेंगे 30 भी नीचे है और ये 5 भी नीचे है, ये दोनों नीचे है और ये ऊपर है। क्या ये रुका हुआ है? इसको तोड़ के नीचे जा रहा है। रुका हुआ है मतलब इक्विलिब्रियम है। ऊपर वाला जो नॉर्मल है वो नीचे को बैलेंस कर रहा होगा। तो नॉर्मल ए एंड बी का जो है यहाँ का, वो ये वाला है, और वो एक्चुअल में मतलब कितना इजी वे में तुम समझ पाए। नॉर्मल इज इक्वल टू 30, है कि नहीं? ये रहा आंसर। अब इसी को मैं थोड़ा सा और एक आगे क्वेश्चंस बना देता हूँ दूसरा। फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बिटवीन बी एंड सरफेस। ए एंड बी तो बना दिया, बी एंड सरफेस। अब ए को हटा दे रहा हूँ। अब मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा, ए को हटाओ, बिटवीन ए नहीं, बी एंड सरफेस, बी और सरफेस के बीच का नॉर्मल बताओ अब मुझे। मैंने ये क्वेश्चन बता दिया, तुम्हें नया क्वेश्चन बना दिया। देखो तुम, अब बी और सरफेस के बीच में ये सारा देखो, सारा रुका हुआ है, सबका एक्सेलरेशन सेम है, इन सबको एक मानो, तब मजा आएगा। इसका एक mg लगेगा 30 नीचे, इसका एक mg लगेगा 40 नीचे, 3 और 8 सॉरी 30 नीचे लगा है ना, इसका 80 नीचे लगा, इसका और इसका, और ये 5 भी नीचे है, और ये वाला सरफेस
इन सब को रोक के रखा हुआ है, ये है नॉर्मल सरफेस के। ये जो नॉर्मल सरफेस के द्वारा है, नीचे वाले 5 को भी बैलेंस किया है, नीचे वाले 30 को भी बैलेंस किया है, नीचे वाले 8 को भी, सारे नीचे वाले फोर्स ऊपर वाले फोर्स बैलेंस किया तभी रुकी। सरफेस और बी के बीच में जो होगा नॉर्मल रिएक्शन, वो सारे नीचे वाले को रोक के रखा है, अदरवाइज ये सरफेस को नीचे चला जाता है। सिंपल सा बात है, इक्विलिब्रियम है, बैलेंस्ड है। ये जो नॉर्मल ड्यू टू सरफेस है, इस बार बताओ वो कितना है? 80 प्लस 30 प्लस 5, 80 प्लस 35 प्लस 30 प्लस 80। अब यहां से तुम्हें मजा आएगा कि ये हो गया कितना, 80 और 20 100, और यहाँ 115, आंसर 115। देखो दूसरा क्वेश्चन भी तुमने सॉल्व कर लिया। अब देखो अभी तक कितना मुश्किल लग रहा था पीछे, लेकिन अभी तुरंत देखा तुमने, सर ने अभी तुरंत बताया सब सेम है, तो एक मान के कर, इसी में स्टिंग भी लगा देते तो एक मान के कर लेते। तो ये वेराइटीज कवर करना इंपॉर्टेंट है और तुम्हें कॉन्फिडेंस रखना है। अब ये क्वेश्चन को भी मैं दो तरीके से सॉल्व करता हूँ, जरा देखना। क्वेश्चन बढ़िया है, काफी एग्जाम में आया हुआ है, इसको जरा टिकल कर। अब देखो मैंने अभी तुरंत बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को, बोल रहा है स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास, स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास गोइंग ओवर अ क्लैम्प्ड पुली ऑफ मास m, नहीं, क्लैम्प्ड पुली ऑफ, क्लैम्प्ड मासलेस पुली को मैं हटा रहा हूं। देखो क्लैम्प्ड मासलेस पुली, क्लैम्प्ड कैसा, पुली ऑफ मास m, नो नो नो, क्लैम्प्ड मासलेस पुली, क्लैम्प्ड मासलेस पुली, ये पुली का कोई मास नहीं है, ठीक। तो स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास, रस्सी का कोई मास नहीं है, गोइंग ओवर क्लैम्प्ड massless pulley, clamped massless pulley supports a block of mass m as shown in the figure. The force on the pulley by the clamp. अब बोल रहा है ये जो पुली है, पुली, ये पुली इस क्लैंप पे कितना फोर्स लगा रहा है, ये पूछने की कोशिश, से धक्का दे रहा है। अब क्लैंप को जितने से धक्का दे रहा है उतने ही से क्लैंप भी इसको धक्का दे रहा होगा, देखो ध्यान से, तभी ये एक्शन रिएक्शन से रुका हुआ है। अदरवाइज या तो ये क्लैंप टूट जाता या तो पुल्ली बाहर निकल जाता। कोई भी अगर एक ज्यादा फोर्स लगा देता तो क्लैंप टूट जाता या पुल्ली बाहर निकल जाता। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। अगर इसी में पूछता कि बताओ पुल्ली के ऊपर क्लैंप कितना फोर्स लगा रहा है या पुल्ली क्लैंप पे कितना लगा रहा है, दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है। कल पढ़ाया था न्यूटन थर्ड लॉ में। यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, देखो mg, मैं सिर्फ इसे देख रहा हूं, यहाँ का जो टेंशन होगा वो एक्चुअल में इस mg के बराबर है। अब मैं पुली को देखना चाहता हूं, पुली के ऊपर एक रस्सी इधर की तरफ खींच रखा है और एक रस्सी इधर। अब ये रस्सी में क्योंकि मासलेस है, सब जगह टेंशन बराबर होगा, नीचे भी टेंशन टी है, यहाँ पे भी टेंशन टी। ये 90 डिग्री पे है तो इसका रिजल्टेंट इधर फोर्स लगेगा। ये दोनों फोर्स कितने पे लग रहा है, देखो 90 डिग्री पे। ये हो जाएगा टी का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर का रूट अंडर। एक्चुअल में क्या हो जाएगा, ये टी स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा क्या, टी, यानी कि टी रूट 2 का टेंशन इधर लग रहा है, देखो, और टी का वैल्यू mg है, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, mg रूट का टेंशन होगा। ये तब जब स्ट्रिंग जो है वो, क्या पुली जो है वो मासलेस है, तो √2 mg का फोर्स लगेगा। मजा आया तो। लेकिन अब अनदर क्वेश्चन है इसी में, जो एक्चुअल में जेई में आया है बहुत पहले, कभी भी नहीं आ सकता है। इस बार क्लैम्प्ड ऑफ पुली ऑफ मास m दे दिया, अब इसका भी मास m दे दिया। अभी तुरंत बताया ये वाला टेंशन जो है ये mg के बराबर है, और ये वाला टेंशन यहाँ पे, ये वाला टेंशन यहाँ पे। अब इसका भी एक mg है, इसका स्मॉल m मास है। अब जब पुली को देखोगे तो इसके तरफ एक टेंशन जिसका की मास वैल्यू होगा कैपिटल mg, यहाँ पे एक टेंशन जिसका की वैल्यू कैपिटल mg, और नीचे एक और फोर्स है स्मॉल mg। अब ये पुली के ऊपर दो फोर्स नीचे, वेक्टर जब पैरेलल लगता है तो इसको सम कर देते हैं, दोनों के सम का स्क्वायर और इसका स्क्वायर। नीचे वाला फोर्स पैरेलल शिफ्ट कर देते हैं वेक्टर को, वेक्टर कैन बी पैरेलली शिफ्टेड, तो शिफ्ट करके यहाँ पे ले जाओ, ये और ये दोनों नीचे, ये इधर, तो इसका रिजल्टेंट। इस बार आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m प्लस m इंटू जी का होल स्क्वायर और प्लस कैपिटल mg का इसका रूट, ये लगेगा। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट, मजा आया तुम्हें। को जब बाहर करोगे तो याद रखना स्मॉल m नहीं होगा, कैपिटल m होगा, और ये g बाहर है इन सब के रूट से, स्क्वायर है तो यहाँ। इसी तरीके से धुआं धुआं उड़ाते रहिए, और अगर सेशन बहुत अच्छा लग रहा है तो शेयर करते रहिए नया बैच में, और
खूब सारा मस्ती भरा गेम करते रहें। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।